अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज बुध की सुबह आप सबको सुबह खैर। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान बहुत कुछ हुआ है, बताएंगे इसी व्लॉग में। सबसे पहले बात करेंगे मज़ाहमत के कारी-वार 15 इसराइली हलाक, इसराइल का एक और खौफनाक मंसूबा, ट्रंप की फिर धमकी, तेल अवीव में रूसी सहाफ़ी गिरफ्तार किया गया है। आप सबका बहुत शुक्रिया जिस तरीके से आप मेरे साथ जुड़े हैं। दुआओं में याद रखिएगा, इन दिनों में मुकदमे पे मुकदमे बने हुए हैं और देखते हैं, अल्लाह बेहतर करेगा सब चीज़ें। हमने मजलूम का साथ देना है और जालिम के खिलाफ बोलना है, नहीं छोड़ेंगे ऐसे। बेपनाह आप करें, हम पे करते जाएं, यही काम आप कर सकते हैं, लेकिन बोलना हमारा काम है और हम हक़ और सच की बात को बुलंद करते रहेंगे। मैंने आपको आज से तकरीबन 6 महीने पहले कहा था कि मुझे इस किस्म के जो हैं इश्यूज आ रही हैं जब से मैंने गज़ा के मामले पर आवाज़ उठाई है, दीगर मजलूमों की आवाज़ उठाई है। सो एक तरफ तो ये सिचुएशन है, इसराइल की गज़ा पर नस्ल कुशी जंग में, जिसमें अब तक तकरीबन एक तरफ तो 45,000 लोग जो है वो शहीद हो चुके हैं। उसके दौरान फ़लस्तीन यमन के मज़ाहमती ग्रुप तेल अवीव के खिलाफ अपनी कार्रवाइयाँ तेज़ की है। कल मैंने आपको एक खबर दी थी जिसमें तेल अवीव यानी मुख्तलिफ इलाकों पर शदीद किस्म का हमला किया गया और उस हमले में फिर आपको पता है कि सूरत हाल कैसी थी। तो गुज़श्ता 24 घंटों में गज़ा के जनूबी इलाके रिफा की एक इमारत को निशाना बना गया, जहां इसराइली रिफा में की इमारत में मौजूद थे। कहा जाता है कि उसमें कम से कम 15 इसराइली छुपे थे, यानी माजत के साथ ज्यादा छुपे थे, लेकिन 15 इसराइली फौजों की हलाकत हुई है। वहां पर हमला हुआ है, बाकायदा उसको जासूसी उसकी की गई। तमाम तर चीज़ों के बाद फिर वहां पे पता चला कि भाई साहब वहां पर इसराइल की फोर्सेस मौजूद हैं और उन पर हमला करके उनको खड़का दिया है। एक तरफ तो ये सिचुएशन हुई जिसमें 15 फौजी हलाक हुए हैं। तंग घात लगाकर हमले की इतला हो। इस तरह शुमाली गजा की जबालिया कैंप के मरकजी इलाके में इसराइली फौज के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर पर मार्टर बोलों से हमला किया गया। जबालिया कैंप के मरकजी इलाके में अबू हुसैन स्कूल्स के एक मरकावा फौजी गाड़ी टैंडम प्रोजेक्टाइल से भी निशाना बनाया। दूसरी यमन ने मकबूजा याफा तेल अवीव में एक इसराइली फौजी चौकी पर हमला किया फ़लस्तीन 2 सुपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल से, जिसकी तफसीलात मैं आपको बता चुका हूं। लेकिन सुबह के वक्त जो लोग हैं वो अक्सर दोपहर का व्लॉग मेरा मिस कर लेते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि उनको भी शामिल कर लेते हैं। इस वक्त इसराइली वज़ीर ख़ारजा जो स्मोत्रिच ने मकबूजा मगरबी किनारे में मज़ीद इसराइली तामीरात की मनसूबबंदी की तस्दीक की है। बेज़ील ने स्मोत्रिच का कहना है कि इसराइल फ़लस्तीन के तमाम हिस्सों पर अपनी गिरफ्त मजबूत करने के लिए काम करेगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, हम अरबों को एक फ़लस्तीनी रियासत कायम करने की इजाज़त नहीं देंगे जो यहाँ हमारी मौजूदगी के लिए खतरा बने। यह बयान एक इसराइली मीडिया रिपोर्ट के रद्द-ए-अमल में आया, जिसमें कहा गया कि वो अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की दूसरी सदारत के लिए जमीन हमवार कर रहे हैं। मजीद फलस्तीनी जमीन के अलहाक और मकबूजा मगरब किनारे में मजीद इसराइली तामीरात के लिए भी वो जोर दे रहे हैं। एक तरफ तो सिचुएशन आपके सामने, जहां जहां कब्जा उन्होंने किया, जहां जहां जिस तरीके से कब्जा जमाया, तो उसके हालात तो है, रद्द-ए-अमल तो आ रहा है। लेकिन ऐसी सूरत हाल में जो अब वहां पे सिचुएशन चल रही है वो थोड़ी सी डिफरेंट है और वो एक और रद्द-ए-अमल की सूरत में आ रही है। इस तरह वजीर दिफा इसराइल कोट्स ने कहा कि जंग के बाद इसराइली गजा पर अस्करी हुक्मरानी जारी रखेगा। उन्होंने कहा कि जब हम हमास के फौजी ताकत और गजा में हुक्मरानी ताकत को खत्म कर देंगे तो इसराइल गजा में सिक्योरिटी पर मुकम्मल आज़ादी के साथ कंट्रोल करेगा, जैसा कि यहूदिया और सामरिया मगरबी किनारे में हैं। तो ये भी उनका मौक़िफ़ है। एक तरफ तो आप मज़ाहमत की चीज़ें देख रहे हैं, दूसरे इसराइल की जो इरादे हैं वो इरादे भी हम आपके सामने रख रहे हैं कि भाई साहब ये सिचुएशन है, ये सिचुएशन मज़ीद कितनी बिगड़ सकती है और इस तरीके से। लेकिन आपको पता है कि आलमी दुनिया के जो कवानीन है उन कवानीन की ये मुसलसल खिलाफ वर्जी कर रहे हैं और उस खिलाफ वर्जियों के हवाले से अगर आप देखें तो ऐसा नहीं लगता कि दुनिया की जानिब से कोई बड़ा रद्द-ए-अमल आया हो। यानी आप देखें कि सब कुछ अगर कोई और करता तो फिर एक अलग मौक़िफ़ होता, लेकिन इस वक्त इसराइल जो कर रहा है उसका मौक़िफ़ एक अलग है। और उस मौक़िफ़ में अगर आप देखें तो अमेरिका किस तरीके से सपोर्ट कर रहा है। दूसरे मुसलमान ममालिक का जो रोल है वो भी आपके सामने बड़ा अफसोसनाक है। सो उससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अपने, वो कहते हैं ना कि अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियाँ, तो अपने ही गिराते हैं। अपने परायों का साथ ना देते तो तब तो ऐसा ना होता, अपनों ने ही रास्ता हमवार किया। तो फिर इस सिचुएशन में आपके सामने हालात हैं।
اقوام متحدہ کے ورلڈ فوڈ پروگرام WFP نے خبردار کیا کہ غزہ میں 2 ملین افراد شدید بھوک کا شکار ہیں کیونکہ اسرائیلی انسانی امدادی مشنوں کو محصور جنگ زدہ علاقے پہنچنے سے روک رہا ہے۔ WFP کے سربراہ سینڈی میک کین نے پیر کے روز سماجی میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا کہ غزہ میں 20 لاکھ افراد شدید بھوک کا سامنا کر رہے ہیں۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ گزشتہ ماہ WFP کی خوراک لے جانے والے صرف 1/3 ٹرک غزہ میں داخل ہو سکے۔ شمالی غزہ سب سے زیادہ متاثر ہوا، صرف 2 ٹرک ہزاروں بھوک کے لوگوں تک پہنچ نہیں سکے ہیں۔ شمالی غزہ تقریباً 2 ماہ سے مکمل محاصرے میں ہے اور وہاں کے لوگوں کو انخلا کا حکم دیا گیا۔ تاہم جو فلسطینی جنوبی غزہ کی جانب جانے کی کوشش کرتے ہیں انہیں اسرائیلی سنیپر اور ڈرونز نشانہ بنا کر شہید کر دیتے ہیں۔ یہ صورتحال بھی ایران کے شام میں سفیر نے کہا کہ دمشق میں ایرانی سفارتخانہ جلد اپنی سرگرمیاں دوبارہ شروع کرے گا۔ حسین اکبری نے ایک انٹرویو میں کہا کہ ہم فوری طور پر سفارتخانے کی یعنی وہ کہتے ہیں کہ جو سفارتخانے کی حفاظت کی ضمانت دی گئی، انہوں نے کہا کہ ہم عملے کو 2 سے 3 دن کے لیے بیروت منتقل کر دیا تاکہ ان کی حفاظت جو ہے وہ یقینی بنا جا سکے اور کسی ممکنہ نقصان سے بچا جا سکے۔ انشاءاللہ سفارتخانہ جلد اپنی سرگرمیاں دوبارہ شروع کرے گا۔ اکبری نے بتایا کہ حیات تحریر الشام کے دمشق میں پہنچنے سے پہلے نامعلوم افراد نے دمشق بشمول ایران کے سفارتخانے کو لوٹ لیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے سفارتخانے میں $1 بھی موجود نہیں تھا اور کسی بھی ایرانی کو نقصان نہیں پہنچا۔ اپنے بیان میں ایران کے سفیر نے مزید کہا کہ اسرائیل نے بشار الاسد کے زوال کو اپنے ایک بڑی کامیابی سمجھا ہے۔ اسرائیل میں روسی صحافی اندرے خزرانسوسکی کو ایک فلسطین کی حمایت والے سٹیکر لگانے پر گرفتار کر لیا گیا۔ خزرانسوسکی کو تل ابیب کے ایک کیفے سے اس وقت گرفتار کیا جب اسرائیلی پولیس کو 30 نومبر کی شیئر کی گئی ایک ویڈیو کے حوالے سے شکایت موصول ہوئی۔ اس ویڈیو میں انہیں فلسطینی پرچم اور فری فلسطین کے الفاظ والے سٹیکر کو ایک یادگار پر چپکاتے ہوئے دکھایا گیا جو سیدیوت میں اسرائیلی فوجی شیلو کوہن کی یاد میں بنائی گئی تھی۔ دوسرے جانب خزرانسوسکی نے یادگار بیان کرتے ہوئے کہا کہ یہ ایک اسرائیلی پلیٹ فارم ہے جہاں اسرائیل آ سکتے ہیں اور اپنی ریاست کی جانب سے کیے گئے جاری قتل عام کو دیکھ سکتے ہیں۔ نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ انہوں نے غزہ کی جنگ کے بارے میں اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو سے بہت اچھی بات چیت کی اور اپنا انتباہ دہرایا کہ تمام تباہی مچ گئی ہے اگر حماس نے 20 جنوری تک جب تک ٹرمپ عہدہ سنبھالے اپنے یرغمالی کو رہا نہیں کیا۔ ٹرمپ نے اسے اپنا پام بیچ فلوریڈا میں اپنے ریزرو میں ایک پریس کانفرنس کے دوران ریکاپ کال قرار دیا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں ایک وارننگ دی تھی کہ اگر یہ یرغمالی اس تاریخ تک واپس گھر نہیں آئے تو سب کچھ تباہ ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ اب تک 100 سے زیادہ یرغمالی کو مذاکرات یا اسرائیلی فوجی ریسکیو آپریشن کے ذریعے رہا کیا جا چکا ہے، باقی 100 یرغمالی تقریباً نصف سے زیادہ زندہ ہونے کے امکانات ہیں۔ تو ایک طرف تو یہ سچویشن ہے جو آپ کے سامنے آ رہی ہے، جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ بھائی صاحب یہ سچویشن ہو رہی ہے، لیکن آپ کو یہ بھی ہم بتا دیں کہ بھائی صاحب ایک طرف تو دباؤ ہے، دوسرے آپ کے سامنے یہ چیزیں بھی آ رہی ہیں کہ کس طریقے سے اب رہائی ہو اور حماس کو بے دھڑک اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ دھمکیاں دے رہے ہیں۔ تو دھمکیاں بھی آپ کے سامنے۔ بہرحال اب تک کے لیے اتنی، بہت سارا خیال رکھیے، بہت شکریہ۔